नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 12। जी हाँ दोस्तों, ये 12वां टेस्ट जो हुई थी वो पिछले दिन हुई थी जीके जीएस के लिए। उसी का आज यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि दोस्त डिस्कशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त जितने भी लोगों ने टेस्ट दिए हैं दोस्त अंत तक के बने रहिएगा। आप लोगों का हम स्कोर कार्ड दिखाने वाले हैं कि आप लोगों ने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है नॉन स्टॉप टेस्ट में, क्योंकि ये नॉन स्टॉप टेस्ट जो है जान लीजिए कि एग्जाम तक के चलेगी, बीच में ड्रॉप नहीं होगी, एग्जाम तक के कंटिन्यू टेस्ट ये चलती रहेगी। पर डे होती है टेस्ट, आपका डिस्कशन डेली यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्योंकि डिस्कशन आपको यहीं पे मिलेगा। और अगर आप टेस्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे करना है टेस्ट में पार्टिसिपेट दोस्त, ये हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो लास्ट तक कम से कम क्या कीजिएगा कि बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं तो उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में वो 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जीके के जो है 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जीके और स्टैटिक जीके रहता है, और साइंस के यानी जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो टोटल मिलाकर के 40 क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं टेस्ट में, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। आपको पता ही है कि अभी जो एग्जाम रिसेंटली एएलपी चाहे टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के ही थे। तो एनसीईआरटी ही इसमें जो है क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट करेगा। इसलिए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा या टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं कि डिस्कस कराना शुरू कर देते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं तो सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि डिस्कस करा देते हैं। जीएस में आपको बता ही दिया है कि 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद जो है स्टैटिक जीके और जीके के क्वेश्चन को हम डिस्कस करा देंगे। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। देख लीजिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है कि पीएच मान जांचने के लिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं, हम लोग ये जानना है। देखिए, पीएच मान को जांचने के लिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे तो जर्नली जो होता है वो लिटमस पत्र का यूज किया जाता है। किसका? लिटमस पत्र का। क्या होता है कि उसमें अम्लीय अम्ल को लिटमस पत्र पर डालते हैं तो नीला को लाल कर देता है, क्षार को डालते हैं तो लाल को नीला कर देता है। लेकिन अम्ल आपको पता होता है पहले से कि ये कौन सा अम्ल है, हमको किस लिटमस पत्र पर डालना है, ये पता होता है। ठीक है, या लिटमस पत्र पे डालते ही आप पता कर लेते हैं कि अम्ल है या क्षार है, ये चीजें हो जाता है। लेकिन इसमें अलग चीजें है कि पीएच मान को अगर हमको पता करना है, जांचना है कि कितना उसकी पीएच वैल्यू है, तो उसके लिए किसका हम इस्तेमाल करेंगे, किसका यूज करेंगे, हमें यह जानना है। देखिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड नंबर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या कीजिएगा कि किसी भी जगह पे पानी में डालिए, मिट्टी में डालिए या किसी भी जगह डालिए, उसकी अम्लीयता या क्षारता जो होती है कितनी है न है, ये चीजें आपको पूरी तरह से बता देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। वैसे जो है पीएच जो है मीटर होता है, पीएच मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑप्शन में आएगा उसको मार दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि ताजा पानी का जो होता है पौधे और जानवरों के जीवन के लिए जो सबसे अनुकूलित होता है उसका पीएच रेंज कितना होता है, हमें यह जानना है। ठीक है, जिसमें पौधे और जानवर क्या कर सके कि अनुकूलित रह सके, उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंच सके। देखिए, ये अमेरिका के द्वारा जो है क्या है कि ये रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिका ने इसे क्या किया है कि मान्यता दी है। ठीक है, उसका एक एजेंसी है ईपीए करके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। उस एजेंसी ने इसे ऑथराइज किया है। उसी के अनुसार उन्होंने बताया है कि पौधे और जानवरों के लिए जो पानी होता है उसके लिए पीएच रेंज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में। ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शुद्ध पानी जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। और उससे क्या होता है कि करंट जो होता है वो प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नहीं चल पाते हैं, इसलिए उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, जीपीए का विस्तार बताना है, जीपीए का फुल फॉर्म बताना है कि जीपीए क्या है। ठीक है, देखिए जीपीए जो है ये जो है गंगा एक्शन प्लान है। क्या है? गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान कहने का मतलब क्या होता है कि गंगा नदी जो है, जो बहुत गंदी हो चुकी है, उसे स्वच्छ रखने के लिए यह प्लान लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में ही लाए गए थे, जब उस समय के तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, उन्हीं के समय में ये लाया गया था। लेकिन जब
ये अपने नरेंद्र मोदी साहब आए थे 2014 में, तो इन्होंने भी एक प्लान लाया था जो नमामि गंगे करके लाए थे। ठीक है, तो इन दोनों का उद्देश्य यही था कि गंगा नदी जो आपका गंदा हो रखा है या इतने जो है गंदगी हो रखी है उसको जो है क्लीन करना, स्वच्छ करना, दोनों का मकसद यही था। ठीक है, इस पे भी जो है बहुत ज्यादा खर्च जो है किया गया था गंगा को स्वच्छ करने के लिए, कुछ हद तक के हुई भी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन है कि रेटिना पर जो है छवि 1/16 सेकेंड तक की बनी रहती है, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, रेटिना पर जो है छवि बनती है 1/16 सेकेंड तक की बनी रहती है, इसे क्या कहते हैं दोस्त, इसके जो कहते हैं दृष्टि दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दृढ़ता। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि दृष्टि दृढ़ता कहते हैं। किसी भी वस्तु को देख लीजिए आप, देखने के बाद फिर जो है थोड़ा सा नजर हटा लीजिए, नजर हटाने के बाद आपके मस्तिष्क में, आंखों में क्या होता है, वो छवि 1/16 सेकेंड तक के जो है ये बनी रहती है। ठीक है, और जान लीजिए कि 1/16 सेकेंड तक की जो छवि बनती है उतने सेकेंड में 10 से 12 छवि जो है आपके मस्तिष्क में उतने समय तक की बन जाती है, 10 से 12 छवि। तो ये आपका जो होता है दृष्टि दृढ़ता पर ही बनती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि पुष्पीय पौधे में देखे जाने वाली जो है प्रजनन अवस्थाओं को सही क्रम में आपको क्या करना है कि अरेंज करना है इसमें। ठीक है, कि पुष्प में जो प्रजनन प्रक्रिया शुरू होती है वो कैसे कैसे होती है उसको हमको अरेंज करना है। देखिए, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि पुष्प में क्या होता है कि युग्मक बनते हैं, फिर युग्मजन बनते हैं, फिर भ्रूण बनता है, फिर अंकुरन होता है उसका, फिर जो है पौधे धीरे धीरे जो है विकास करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन सभी का अगर आपको पीडीएफ लेना होगा, जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं, जो लोग टेस्ट देते हैं वो तो टेस्ट देकर के अपना पीडीएफ डाउनलोड कर ही लेते हैं, लेकिन जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अगर आपको ये सभी पीडीएफ चाहिए तो दोस्त सभी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे सारा पीडीएफ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जितने भी टेस्ट हुए हैं। अभी ये 12वां टेस्ट है, 11 तक के जो है पीडीएफ डाल दिए हैं, जाकर के उसको पढ़ सकते हैं वहां पे। ठीक है, बाकी अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेटर होगा कि टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिए, अनुभव बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे होंगे जो आपको याद हो जाएंगे एग्जाम तक के, तो डेली टेस्ट हो रही है, आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये चीजें दे दिया है कि मेडलीफ के कहता है कि आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को कहता है कि आवर्त सारणी में किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए मेडलीफ के आवर्त सारणी में अगर जाइएगा तो मेडलीफ के आवर्त सारणी को अगर थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि जैसे जैसे तत्व की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी परमाणु संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है। जैसे हाइड्रोजन हो गया 1 हो गया, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, उसी तरह से हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, उसी तरह से आगे बढ़ते जैसे जैसे जाइएगा ना तो एलिमेंट का संख्या बढ़ता जाएगा, उसी वैसे एलिमेंट का नंबर बढ़ता जाएगा और उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर कहते हैं हम लोग, वो भी क्या होता है कि उसका जो है बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो परमाणु जो क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या बढ़ता चला जाता है। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि जो है मान लीजिए कि ये मेडलीफ का आवर्त सारणी जो है उसको तत्व को जो है क्षैतिज और जो है ऊर्ध्वाधर में क्या है कि अरेंज किया गया है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया है ये मेडलीफ के आवर्त सारणी में, और ऊर्ध्वाधर को जो है समूह कहा गया है, मतलब एक ग्रुप कहा गया है। और जितने भी एक समान गुण वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको जो है एक ग्रुप में रखा गया है। आप मेडलीफ का एलिमेंट्स जो है मेडलीफ का आवर्त सारणी आप एक बार जो है स्टडी कीजिएगा, पता चल जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि एक सफेद पृष्ठभूमि पर क्या है कि नीली वस्तु है, सफेद पृष्ठभूमि है, उस पर नीली वस्तु है और नीले फिल्टर से उसको क्या किया जाता है कि देखा जाता है, तो वह किस तरह का दिखेगा हमें यह जानना है। देखिए सफेद पृष्ठभूमि पर नीला रहे या हरा रहे और उसको उसी फिल्टर से अगर देखेंगे तो हमको वो काला दिखाई देगा। चाहे वो नीला होगा तो नीला फिल्टर से देखेंगे वो काला दिखाई देगा, या हरा होगा हरे फिल्टर से देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि पृष्ठभूमि क्या होगा कि आपको काला दिखाई देते रहेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि किसी तरल को अगर गर्म करते हैं तो उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या हो जाता है। देखिए किसी भी तरल पदार्थ को अगर गर्म कीजिएगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है कि घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर। अब कैसे घट जाता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए किसी भी तरल पदार्थ को जैसे ही गर्म कीजिएगा तो उसका अणु जो अंदर होता है क्या होता है कि
फैल जाता है, अणु टूटने लगता है, और टूटने से उसका क्या होता है कि आयतन बढ़ जाता है, ये द्रव का जो होता है सो, और डेंसिटी जो होता है डेंसिटी भी कम जाता है, जिसकी वजह से सूरज की प्रकाश जो होती है या कोई भी प्रकाश जो होती है आसानी से आर पार कर जाती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक क्या होता है कि घट जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, ये दे दिया है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो किस रूप में होता है, हमें यह जानना है। देखिए खाद्य जाल आप पढ़े होइएगा, जिसमें क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश आता है, हरे पौधे उसको ग्रहण करते हैं, हरे पौधों को फिर आकर के कोई जो है क्या करता है कि शाकाहारी जो है जानवर या जंतु आकर के उसको खा जाते हैं, फिर उस शाकाहारी को क्या करता है कि मांसाहारी जंतु या जानवर आकर के खा जाते हैं। तो वो क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है, यूनि डायरेक्शन में होते रहता है उसको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एक डायरेक्शन में होता है। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि एक दिशीय में होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। 1 किलो द्रव्यमान है, ठीक है, 1 किलो द्रव्यमान है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस पे कितना लगेगा, हमें यह जानना है, ठीक है। देखिए 1 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो 9.8 न्यूटन ही लगेगा। कितना, 9.8 न्यूटन। इसका खोज किसने किया था, न्यूटन साहब ने किया था, ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सौर ऊर्जा को रोकने के लिए, सौर ऊर्जा को रोकने के लिए सौर कुकर में आमतौर पर जो है किसका उपयोग करते हैं, हमें यह जानना है। देखिए सौर कुकर में जो है क्या होता है, सौर ऊर्जा को अगर रोकना है, जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसको हमको रोकना है, उसको क्या लॉस नहीं होने देना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सौर कुकर में बड़े बड़े जो है दर्पणों का यूज करते हैं, उसमें अवतल दर्पण भी यूज करते हैं और समतल दर्पण दोनों यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करता है कि प्रकाश को ऑब्जर्व करके रखे, प्रकाश का परावर्तन करके क्या करता है ना कि वो कुकर ढक्कन उक्कन जो लगा होता है, बर्तन लगा होता है सौर कुकर वाले में, उस पर रिफ्लेक्ट करके देता है, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है कि ज्यादा गर्म होने लगता है, ठीक है। तो दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं हम उस विकिरण को, उस ऊर्जा को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसमें हम लोग दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 1 किलोवाट शक्ति कहता है कि 1 घंटे में वितरित ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए 1 किलोवाट शक्ति है, अगर 1 घंटे में जितनी भी ऊर्जा जो है वितरित होती है उसको जो है 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा उससे कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि किलोवाट घंटा कहते हैं। कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है, ये पूछा जाता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा को जब आप ब्रेक कीजिएगा, तोड़िएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको उतना प्राप्त आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए हाँ ये देख लीजिए, ब्लू बिट्रोल, ब्लू बिट्रोल जो होता है वो कहता है कि नाम से जाना किसे जो है ब्लू बिट्रोल के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज जो होता है वो कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए ब्लू बिट्रोल जो होता है ये कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ध्यान रखिएगा, CuSO4 होता है इसका सूत्र जो होता है। सो ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कॉपर सल्फेट को ब्लू बिट्रोल के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको कवक के नाश के रूप में यानी कवक को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि चांदी है, ठीक है, चांदी है, चांदी के वस्तु को अगर कुछ दिनों तक के क्या कीजिएगा ना कि खुले वातावरण में अगर रख दीजिएगा तो उस पे क्या होता है कि काली जो है काला पड़ जाता है, वो धीरे धीरे चांदी आपको काला पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे गांव देहात में अगर जाइएगा तो क्या होता है ना कि अगर महिला अगर किसी ज्वेलरी से अगर चांदी खरीद के लिए आए, कुछ दिन पहन ले, पहनने के बाद वो धीरे धीरे काला होने लगे तो कहेगी कि दुकानदार ने क्या किया है कि ये ठग दिए हैं, मतलब कि गलत चांदी दे दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, क्या होता है कि वातावरण में क्या होता है कि सल्फर उपस्थित होता है, ठीक है। वो सल्फर क्या करता है कि चांदी से रिएक्ट करता है, चांदी से अभिक्रिया करता है, चांदी से अभिक्रिया करने के बाद वो क्या करता है कि सिल्वर सल्फेट बनाता है, जो एक काला छेप होता है, काला परत होता है, जो चांदी पर धीरे धीरे जमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसको एक्वारेजिया में क्या किया जाता है कि साफ किया जाता है, एक्वारेजिया से आसानी से वो साफ हो जाता है। तो वो क्या होता है कि सिल्वर सल्फेट की वजह से हो जाता है, सिल्वर सल्फेट, वो काला अपक्षेप जो होते हैं वो सिल्वर सल्फेट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि सिल्वर सल्फेट की मात्रा की वजह से वो चांदी जो होता है वातावरण में कुछ समय तक रहने से वो काला हो जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर तो दिया है कि जब ध्वनि चलती है तो अपने साथ में क्या ले जाती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि ध्वनि जब अपने साथ में चलती है तो ध्वनि अपने साथ में क्या ले जाती है, ऊर्जा को ले जाती है, एनर्जी को ले जाती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी को। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि अपने साथ जो है ध्वनि एनर्जी को ले जाती है। चलिए एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ कहने का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट का इंटीग्रेटेड सर्किट कहने का मतलब क्या, आईसी का नाम सुने होइएगा। अभी तक मतलब कि
मोबाइल, रेडियो, टीवी चाहे जो भी होता है उसमें आईसी का इस्तेमाल किया ही जाता है। पूरे सर्किट का वो दिल की धड़कन कहलाता है आईसी जो होता है। एक बार आईसी उड़ गया, कहानी खत्म हो गया। तो वो आईसी जो होता है वो किस सेमीकंडक्टर का चिप बना होता है ये जानना है, ठीक है। या अर्धचालक चिप भी बनते हैं, मेमोरी बनता है, या कंडेंसर जानते होइएगा, या डायोड, या बहुत सारे ऐसे जो है होते हैं जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं। वो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त? उसको बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो बेस्ट सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायोड से लेकर के ट्रांजिस्टर से लेकर के दोस्त जो है कैपेसिटर और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जैसे सोलर पैनल भी है, उसमें भी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत उपयोगी होता है ये सिलिकॉन जो है सो, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, हमें यह जानना है। देखिए चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर जो है उसके बीच जो कोण बनता है उसको चुंबकीय दिक्पात के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? चुंबकीय दिक्पात के नाम से। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि चुंबकीय दिक्पात के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से क्या होता है ना कि किसी भी चुंबक को आप अगर स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा तो लटकाने के बाद क्या होता है कि उत्तर दक्षिण दिशा में वह जो है आराम से जो है वास्तविक दिशा को इंडिकेट करने लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि शुद्ध पदार्थ में अगर कहता है कोई अन्य पदार्थ अगर जो है मिला देने से क्या होगा, उसके गलनांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये चीजें जानना है। तो किसी भी शुद्ध पदार्थ में अगर कोई अन्य पदार्थ अगर मिला दीजिए तो उसकी गलनांक जो होती है वो क्या होती है कि घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसका गलनांक जो होगा वो घट जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि शीशे की छड़ है, शीशे की छड़ को अगर भाप में रखिएगा, गर्म भाप जो होता है उसमें रखिएगा तो उसकी लंबाई क्या होती है कि बढ़ने लगती है। तो उसकी चौड़ाई भी क्या होगी हमें यह जानना है, ठीक है। देखिए किसी भी शीशे की छड़ हो उसको भाप में रखिए या उसको गर्म कीजिए, गर्म कीजिएगा तो उसके लंबाई में प्रसार होगा, लंबाई में बढ़ोतरी होगा, उसकी चौड़ाई में किसी तरह का फैलाव नहीं होगा, चौड़ाई जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि चौड़ा है, उसको भाप में रखिएगा तो उसकी लंबाई बढ़ने लगता है, ना कि उसकी चौड़ाई बढ़ता है, चौड़ाई नहीं बढ़ता है, उसकी लंबाई, तो चौड़ाई उसकी अव्यवस्थित रहती है, ठीक है। ये आपका सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा कि चौड़ाई अव्यवस्थित होती है, उसकी लंबाई क्या होती है कि बढ़ने लगती है। चलिए दूध दे दिया है, पनीर दे दिया है, अंडा दे दिया है, इसमें किस प्रकार की विटामिन पाई जाती है, किस प्रकार की विटामिन के स्रोत होते हैं, हमें यह जानना है। देखिए इन तीनों की अगर बात कर लेते हैं, दूध, पनीर और अंडे में, तो ये तीनों में विटामिन सी मौजूद नहीं होता है। ध्यान रखिएगा चीजें। और इसमें से ऑप्शन में से देख लीजिए 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें विटामिन सी आपका जो है मौजूद है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। जिसमें विटामिन सी है वो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन होगा कौन, जो जिसमें विटामिन सी नहीं है। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि विटामिन ए और डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा आपका, कि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और डी जो है पाई जाती है, ठीक है। चलिए हाँ देख लीजिए दोस्त, ये आपका क्या है कि जीके के क्वेश्चन यहां से क्या है कि शुरू हो गया है, ठीक है। तो जीएस के इतने क्वेश्चन थे जिससे हमने आपको बता दिए हैं, अब यहां से जीके के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो जीके के क्वेश्चन को भी देखते चलिएगा। ये जीके के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट में दिए गए थे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, बने रहिएगा अंत तक के। अब 20 क्वेश्चन और है उसको हम बता करके आपको क्या करते हैं कि बता देंगे कि आप भी टेस्ट में कहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नाम भी बताएंगे जो लोग यह टेस्ट दे रखे हैं। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, जीके का क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के संविधान मसौदा जो तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, संविधान जो भारत का संविधान बना था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हमें यह जाना है। देखिए अगर अध्यक्षता की अगर बात कर लेते हैं तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने किए थे। कौन? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपने बिहार के ये सिवान जिले के जीरादेई गांव के जो रहने वाले थे। इन्होंने ही क्या किया था कि संविधान सभा की अध्यक्षता जो है किए थे। लेकिन अगर बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर साहब की, तो भीमराव अंबेडकर साहब क्या किए थे, वैसे तो जाना जाता है ना कि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान तैयार किया है, तो दोस्तों वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने किया था। प्रारूप समिति के जो उसका प्रारूप तैयार हुआ था उसका अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, ठीक है। कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को मार दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें जाना जाता है, ठीक है। देखिए जब ये सलाहकार के रूप में अगर बात कर लेते तो बी एन राव साहब थे,
ठीक है। संविधान के अगर सलाहकार की अगर बात कर लेते तो ये VN राव साहब थे। और ये चीजें जान लीजिए थोड़ा सा कि आप लोग तो ऐसे जानते ही होइएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि संविधान जब तैयार हो रहा था तो उस समय जो है कुल संविधान तैयार होने में जितना भी वक्त लगा था उतने वक्त में ये लोग 141 बार बैठक कर लिए थे, उसमें विचार विमर्श किए थे। लगभग ये चीजें जान लीजिए कि संविधान जो बना था उस पे 2000 से ज्यादा बार जो है उसको संशोधन किया गया था। तब जाकर के जो है 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत ने अब उसे अपना संविधान अपनाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चंस जो है इससे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए कि मृणाली साराभाई जो है वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं, हमें ये जाना है। तो ये दक्षिण भारत में है, जो क्या है कि भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। किससे? भरतनाट्यम से। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मृणाली साराभाई जो है भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था 1965 ईस्वी में। उसके बाद जो है पद्म विभूषण से भी इसे सम्मानित किया गया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा नृत्य कला के क्षेत्र में। चलिए अगला देख लीजिए, अगला ये क्वेश्चन दे दिया कि नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को लागू करने वाले जो है पहले व्यक्ति कौन थे। तो नियोजित अर्थव्यवस्था अवधारणा को जो लागू करने वाले थे वो व्यक्ति कौन थे दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है, ये जोसेफ स्टालिन थे। कौन थे? जोसेफ स्टालिन। ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है जान लीजिए ये चीजें, जोसेफ स्टालिन को नियोजित अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पिछले बार जो है पूछ दिया था। इसलिए कहते हैं कि सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से उठा करके ही आपको हम टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया कि कौन सा जो है अंतरिक्ष यान जो है सबसे पहले जो है चंद्रमा पर उतरा था, हमें यह जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने वाला कौन सा अंतरिक्ष यान था दोस्त, अपोलो 11। कौन था? अपोलो 11। ध्यान रखिएगा, ये अपोलो 11 आपका फर्स्ट सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इस अपोलो 11 में ही आप जान लीजिए कि सबसे पहले चंद्रमा पर जो गए थे वो नील आर्मस्ट्रांग और एड्रिनल साहब, ये दोनों बज एड्रिनल जो है वो दोनों मिलकर के जो है चंद्रमा पर सबसे पहले गए थे। ठीक है, अपोलो 11 से कब गए थे थोड़ा सा जान लीजिए, 20 जुलाई 1969 में गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे जो है चंद्र मिशन किए गए थे, ये दोनों में सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे तो नील आर्मस्ट्रांग साहब ही उतरे थे। ठीक है, चलिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत में दलविहीन लोकतंत्र की वकालत सर्वप्रथम किसने की थी। दलविहीन लोकतंत्र की वकालत की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले ये किए थे जयप्रकाश नारायण साहब ने। कौन? जयप्रकाश नारायण साहब। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि जयप्रकाश नारायण साहब ने ही ये दलविहीन लोकतंत्र की जो है वकालत किए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण साहब के बारे में जान लीजिए, इन्हें स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जानते हैं, इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है आपको क्वेश्चन कि लोकनायक नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो ये अपने जो है ये जयप्रकाश नारायण साहब को, जयप्रकाश नारायण साहब को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये चीजें जान लीजिए। जयप्रकाश लोकनायक साहब को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें है, ये इन्होंने क्या किया था कि संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि प्राचीन में भारत में कहता है कि छात्रावास सुविधा के सहित जो है विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला जो है प्रथम स्थान कौन रखता है, हमें जाना। तो इन चारों में से ऑप्शन में से किया बता दीजिए कि वो कौन सा पहला विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल की सुविधा थी, मतलब लोग जो है विदेश से आते थे उसमें रहते थे और जो है अपना जो है स्टडी करते थे। ठीक है, वो पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो देखिए आपको बताते हैं कि वो पहला विश्वविद्यालय जो था अपने बिहार के नालंदा में थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पे क्या था कि हॉस्टल की सुविधा थी, विदेश से लोग आते थे, यहाँ पे रहते थे, खाते थे, पीते थे और अपना स्टडी करते थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना तो 450 ईस्वी में जो है इसकी की गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की। वैसे विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला को माना जाता है, जो 2700 साल पहले जो है कहिए कि उसकी स्थापना की गई थी, जो पाकिस्तान में पड़ता है। वहां पे जो हॉस्टल की सुविधा तो नहीं थी, लेकिन विदेश से लोग आते थे यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए, विज्ञान की पढ़ाई के लिए यहाँ पे आते थे। ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सी दर कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है निर्धारित नहीं की जाती है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित नहीं की जाती है वो प्राइम लीडिंग नहीं की जाती है, प्राइम लीड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्राइम लीडिंग जो है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है, हमें यह जाना है। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है दोस्त, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। कहां? नीदरलैंड के द हेग में। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि हाँ ये है ना फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो होता है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशरी कहा जाता है, उसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। ठीक है, तो वो कोर्ट की जो सुनवाई होती है वो क्या करता है कि जो दो दोषियों के बीच अगर विवाद होती है तो उसकी सुनवाई जो है उस कोर्ट में की जाती है और उसके बाद जो है उस पर फैसला किया जाता है। इसमें जो जज होते हैं वो 15 जज होते हैं। ठीक है, कितने? 15 जज होते हैं और 15 जजों का जो है इसमें नियुक्ति जो होता है कोई राष्ट्रपति नहीं करता है, ये इसके योग्यता के आधार पे क्या होता है कि 15 जजों का नियुक्ति किया जाता है और प्रत्येक 3 साल पे 5 जो है जज इसमें से क्या होता है कि रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसकी जो जज नियुक्त होकर के आते हैं उसमें उसकी जो है मतलब कितने सालों के लिए आते हैं, तो वो 9 सालों के लिए आते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीजें, कितने? 9 सालों के लिए। प्रत्येक 3 साल में जो है 5 जज क्या होते हैं कि रिटायरमेंट ले लेते हैं। तब 3 तिहाई 9 साल और 5 तिहाई 15 जज, 15 जज का क्या होता है कि 9 सालों में रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए कि अगला नंबर यह देते हैं कि भारत के राष्ट्रीय फूल, पक्षी और पशु कौन सा है, हमें यह जाना है। तो ये तो बच्चों वाली बात है कि राष्ट्रीय फूल का नाम पूछ देना, पक्षियों का नाम पूछ देना, पशु का नाम पूछ देना, लेकिन बहुत लोगों ने भी इसमें गलती टिक मार दी है। कोई बात नहीं है, जानना जरूरी है, यहां पे गलती कर लीजिए लेकिन वहां एग्जाम में जाकर गलती नहीं कीजिएगा। हम बार बार यही चीजें कहेंगे कि जितना गलती करना है, जितना नेगेटिव लेना है यहीं पे लीजिए, एग्जाम में मत लीजिएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय फूल की बातें अगर कर लेते हैं तो कमल है, पक्षी मोर है और पशु जो है ये बाघ है। ठीक है, तो ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि राष्ट्रीय कौन कौन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि वह तिथि जिस दिन दिन और रात क्या होता है कि बराबर होता है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है, तो दिन अगर जो बराबर होता है वो 21 मार्च को जो है दिन पूरी बराबर होता है। रात की अगर बात कर लेते हो वो तो दिन रात जो है नहीं, दिन रात दोनों बराबर होता है। तो 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। दो ऐसे डेट्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका 3rd नंबर है, बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों दिन जो होता है दिन रात जो है क्या होते हैं कि बराबर होता है, जितने घंटे के दिन उतने घंटे की रात। ठीक है, चलिए अगले नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए युग्म की इसमें बात कर लेते हैं तो इसमें देख लीजिएगा सारे जो है नृत्य शैली की दे दिया है, तो इसमें कथकली जो है ये आपका करेक्ट होगा कि कथकली जो है ये केरल का है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दे रखा है इसमें गलत मिलान कर रखा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इसे पूछा जाता है नृत्य शैली से भी। चलिए इसमें देख लीजिए, कहता है कि कौन जो है वो कालिदास की रचना नहीं है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए कालिदास की रचना कौन नहीं है, देख लीजिए ऑप्शन में से बता दीजिए। देखिए इन चारों में से देखिएगा तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये कालिदास के द्वारा जो है रचा हुआ नहीं है। ठीक है, कालिदास जी साहब जो है उसके रचयिता नहीं है। ठीक है, कादम्बरी के आखिर रचयिता कौन है, थोड़ा सा ये जान लीजिए, तो ये जो है बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है, पूछ दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन ये चीज दे दिया है कि स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे, मतलब स्वामी विवेकानंद जो थे वो किनके शिष्य थे, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये रामकृष्ण परमहंस साहब के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो गुरु थे स्वामी विवेकानंद साहब का। ठीक है, तो ये 4th नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये रामकृष्ण परमहंस साहब ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद साहब के। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए कि कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद साहब ने ही किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद साहब के बारे में जानते हुए है कि अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड यूरोप तक के जाकर के हिंदू जो है दर्शन का जो है सिद्धांत का जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इन्हें देशभक्ति सन्यासी के नाम से भी जानते हैं और इनके जन्मदिन पे जो है क्या होता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहां हुआ था, यह जाना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो क्या हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। क्या हुआ था? बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में। ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि मुंबई में हुआ था। कब हुआ था ये चीजें जान लीजिए, तो वो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, कभी कभी ये पूछ देता है, तो बेमोस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि वीटो की शक्ति किसके पास नहीं है, ये हमें जानना है। ठीक है,
तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि वीटो की शक्ति जो है वो किसके पास में नहीं है। देखिए वीटो की शक्ति जो है 5 देशों के पास में है, इसमें से किसके पास में नहीं है? ये जर्मनी के पास में वीटो की शक्ति नहीं है, ठीक है। अब किस किस के पास में है थोड़ा सा ये जान लीजिए। वीटो की शक्ति आपको बता दी कि 5 देशों के पास में है। कौन कौन से देश है याद करके रखिएगा। चीन है, रूस है, फ्रांस है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और जो है ये कनाडा है, ठीक है। तो किंगडम है, नहीं कनाडा किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है, सो कनाडा नहीं, कनाडा के पास भी नहीं है। तो ये 5 देश है जिसके पास क्या है कि ये वीटो की शक्ति है। वीटो की शक्ति होता क्या है थोड़ा सा ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, अगर वो क्या करता है कि कोई नया कानून ला रहा है तो वो सारे देश को मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस कानून में किसी तरह की अगर दिक्कतें हो रही है तो वो कोई देश क्या कर सकता है कि मना कर सकता है कि नहीं हम इस पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जब तक कोई देश अगर मान लीजिए कि हस्ताक्षर नहीं कर रहा है तो 4 गो देश अगर सहमति भी है, अगर एक सहमति नहीं है तो फिर भी उस कानून को जो है पारित नहीं किया जाएगा। पांचों को क्या होना पड़ेगा कि सहमति जताना पड़ेगा, पांचों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, फिर वो वीटो जो है पारित होता है, फिर पूरे देश को वो जो है मानना पड़ता है, ठीक है। इसमें भारत जो है वीटो का नहीं है, लेकिन वीटो बनने की जो है क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है भारत, लेकिन थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। ये वीटो जान लीजिए कि वीटो किसी देश के किसके पास में रहता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसके पास में? तो किसी भी देश के राष्ट्रपति के पास में क्या होता है कि वो पावर होता है, ठीक है। अगर वीटो बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि चीन के पास वीटो के पावर है, तो चीन के राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रपति उसको साइन करेगा, ना कि प्रधानमंत्री। एक सपोज दैट कह रहा है ये चीजें, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि खरीफ फसल जो है इनमें से कौन है, हमें ये जानना है। तो चावल जो है आपका क्या है कि खरीफ फसल में आता है, ठीक है, ये 4th नंबर। बाकी ये जो देख रहे हैं ये सब रबी फसल में आता है, इंपॉर्टेंट है। खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो बरसात के समय में जून जुलाई अगस्त तक की जो है बुआई होती रहती है। कटाई जो होती है वो आपको पता है कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की जो है कटाई हो जाती है चावल की। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कौन जो है कंप्यूटर शब्द से जो है संबंधित नहीं है, हमें ये जानना है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन जो है ये आपका क्या कि कंप्यूटर शब्द से संबंधित नहीं है, बाकी ये सब कंप्यूटर का ही वर्ड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं, हमें यह जानना है। देखिए अभी तत्काल में अगर देखा जाए तो संविधान सभा में जो है 12 अनुसूची है। कितने? 12 अनुसूची है। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए। 12 अनुसूची है और कभी कभी पूछ देता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है जिसे 22 भागों में डिवाइड किया गया है। अब अनुसूची की अगर बात कर लेते हैं, जो 12 अनुसूची है, तो क्या शुरू से ही 12 अनुसूची था? जी नहीं, शुरू से 12 अनुसूची नहीं था। 1935 के आसपास में अगर बात कर लेते हैं तो उसमें जो है 10 अनुसूची था, ठीक है, जब तक संविधान नहीं बना हुआ था। लेकिन जब संविधान बना 1949 में, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो है 8 अनुसूची जो है मतलब कि 10 से घटा करके 8 अनुसूची कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है उस पर संशोधन किया गया। फिर उसके बाद जो है 4 जो है अनुसूची को और जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के जो है 12 अनुसूची हो गए। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुक्की जनजाति जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है, हमें जाना है। तो कुक्की जाति है, आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, वहां पे आपको मणिपुर में जो है कुक्की जाति देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि मणिपुर में कुक्की जनजाति देखने के लिए मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया कि केंद्र शासित जो है प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। देखिए लक्षद्वीप की अगर राजधानी की अगर बात कर लेते हैं, ये करावती में है। कहाँ है? करावती में, ठीक है। ये 3rd नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी जो है ये करावती में। करावती जो है वो शहर है जो क्या कि सबसे बड़ा शहर जो है लक्षद्वीप के माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, केरल से ये 360 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये चीजें, ठीक है। चलिए अब दोस्त क्या करते हैं कि इतने क्वेश्चन जो थे आपके टेस्ट में दिए गए थे जीके जीएस के, जो आपको हमने बता दिया है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अगले दिन आपके लिए क्या करेंगे कि डिस्कशन वीडियो यहीं पे लेकर के आएंगे। और ये चीजें जान लीजिए कि आज भी आपका टेस्ट जो है 12 के बाद जो है 13वां टेस्ट जो है एक्टिव है। तो जाकर के क्या कीजिएगा कि टेस्ट लगा लीजिएगा। और जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दोस्त, आपको बता देते हैं कि कहां से कर सकते हैं। देख लीजिए ये एप्लीकेशन है ERCB सर के नाम से, ठीक है। ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी पे टेस्ट लगाइएगा। अगर किसी तरह की अगर समस्या होगी टेस्ट लेने के बाद, तो देख लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, सारी समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी विषय में भी पूछना हो, एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी चीज, तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि दोस्त कॉल कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
अब चलिए फिलहाल ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने क्या किया है कि टेस्ट दिए हैं, तो उनका रैंक देख लेते हैं, स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एनटीपीसी वालों का, एनटीपीसी वाले ने कितना नंबर लेकर के आए हैं। सो ये एनटीपीसी का रैंक है, देख लीजिएगा। आज पहले नंबर पे बने हुए हैं दोस्त ये रमेश कुमार दास साहब बने हुए हैं पहले नंबर पे। ठीक है, इन्होंने 40 में 37 पॉइंट जो है 34 मार्क्स लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बम भाई है जो 34.01 जो है मार्क्स लेकर के आए हैं। तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे सुनील बंसल साहब है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मनीष साहब है। उसके बाद पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं रागनी है। उसके बाद छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये सोनू राम है। 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विक्रम 2000 करके है। उसके बाद 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुलदीप भाई है। उसके बाद 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नेहा है, नेहा 9वें नंबर पे बनी हुई है। उसके बाद 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनूप राज है। उसके बाद 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विश्वजीत साहब है जो 11वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा सचिन कुमार है। उसके बाद 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुदीप चौहान करके। उसके बाद यह 14वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये दिनेश चौधरी करके है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लक्ष्मण कुमार कानवाड़ करके है। उसका जो है लक्ष्मण, उसका 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मृत्युंजय भाई है। उसके बाद 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि है। उसके बाद 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमन है। उसके बाद 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विजय पाल है। 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पंकज दास है। 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुशील राज है। उसका 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नुसरत खातून करके जो है ये 22वें नंबर पे बने हुए हैं। चलिए 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त देखिएगा अमृता है। उसके बाद 24वें नंबर पे कौन है कि ललन है। उसके बाद 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पन्ने लाल प्रसाद करके है। उसके बाद जो है पासवान करके है ना, प्रसाद नहीं पासवान है। उसके बाद 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजीव यादव है। उसके बाद 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कुमुद रंजन करके है। उसके बाद 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंकित झा करके है। उसके बाद 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये पंकज जो है सूर्या करके है। उसके बाद देख लीजिएगा 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं हरिओम जाटव साहब है। उसके बाद 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो प्रमोद सैनी करके। उसके बाद जो है 32 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बबलू भाई है जो आपका क्या है कि 32वें नंबर पे। 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अमोद है। अमोद जो है क्या है कि आपका 33वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं देख लीजिएगा कि कमलेश साहब है जो 34वें नंबर पे है। उसका जो 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मोहन कुमार है। उसका 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कमला कुमारी है। उसके बाद 37वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बिरजू चंद है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि एनटीपीसी में पार्टिसिपेट किए हैं। अब क्या कर लेते हैं जो लोग ग्रुप डी में पार्टिसिपेट किए हैं उसका भी नाम हम देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। देखिएगा ग्रुप डी वाले का ये ग्रुप डी वालों का रैंक है दोस्त, देख लीजिएगा। अपना रैंक देखते चलिएगा, नाम हम बोलते चलते हैं, बाकी अपना मार्क्स देखते चलिएगा। देख लीजिए पहले नंबर पे जो है ये सोहन लाल करके है। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनुज कुमार है। उसका तीसरे नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये काजल कुमारी है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पवन करके है। उसके बाद 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि कुमारी है। उसके बाद आप जान लीजिए कि 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश करके है। उसके बाद 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मृत्युंजय भाई है। उसके बाद 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो श्वेता कुमारी है। उसको 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बिट्टू राज है। उसको 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अर्जुन है 10वें नंबर पे। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रमेश है। कौन है? रमेश, जो 11वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे टेस्ट दीजिए। 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा सुमन पाल है। उसके बाद 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका क्या है कि लखन सिंह करके है। उसके बाद 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये शंकर है। उसके बाद 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजन पंडित करके। उसके बाद 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो तनु आर्या करके। उसको 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अक्षय है। उसको 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 18वें नंबर पे अक्षय है ना, हाँ 18वें नंबर पे अक्षय है। अच्छा ठीक है, 18वें नंबर पे ही अक्षय है। उसके बाद देख लीजिएगा 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त ये लोकेश है। उसके बाद 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सानिया 1 2 3 है। उसके बाद 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनीश कुमार है। उसके बाद 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बम भाई है जो 22वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए उसका 23वें नंबर पे देख लीजिएगा। 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये खुशबू कुमारी है। उसके बाद 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये संजय चौधरी करके है। उसके बाद 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये चंदन कुमार है। उसके बाद 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रेखा कुमारी है। उसके बाद 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अली राजा है। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये श्री राम है। उसके बाद 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अक्षय यादव है। उसके बाद आप जान लीजिए 30 नंबर की बात कर लेते हैं तो राहुल शाह है। 31 नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये भरत भाई है। उसके बाद 31 नंबर की अगर बात कर लेते हैं
तो 31 पे देख लीजिएगा आपका अच्छा 31 पे ही भरत है, 31 पे भरत है। 32 की अगर बात कर लेते हैं तो अंजय कुमार करके उसको 33 नंबर पे देख लीजिएगा। 33 नंबर पे कौन है? राकेश है। राकेश जो है 33 नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका की 34 पे क्या है कि हरिकिशन है। उसके बाद 35 की अगर बात कर लेते हैं तो विनय साहब जो यूपी से है। उसके बाद जो है आपका 36 नंबर पे कौन है कि मोहन दुबे है। उसके बाद जो है 37 पे मोहम्मद आसिफ है। उसके बाद 38 नंबर की 38 नंबर पे जितेंद्र है। उसके बाद जो है 39 की अगर बात कर लेते हैं तो रागनी है। उसके बाद 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो इंद्रजीत भाई है जो 40 नंबर पे है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्त अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि जाकर के जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने एप्लीकेशन बता दिया है, ठीक है, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और जाकर के टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पे आपको डिस्कशन वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और भी एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए जो है वीडियो आती रहेगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम तक के दोस्त हम प्रिपरेशन कराते रहेंगे। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।